नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे एडब्ल्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी। आज की क्लास में हम पूरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या कर लेंगे बेटा, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इस सीरीज में हम मात्र रिवीजन पढ़ रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रिवीजन करवा रहे हैं। हम पूरे नोट्स नहीं लिख रहे। हमारी एक और सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर एनसीईआरटी के पेज बाय पेज हम एक पढ़ भी रहे हैं, साथ में उन्हीं सभी पेजों को सरल भाषा में लिखने का प्रयास हम नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमारी क्या है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? इम्यूनिटी होती है बेटा, या प्रतिरक्षा जो होता है वो होती है हमारे शरीर की ऐसी क्षमता होती है जिससे हम रोगों से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया या फिर जो है विषाणु हो गए, ये सारे के सारे जो है हमारे शरीर में क्या करते हैं, लगातार प्रवेश करते रहते हैं। और इन सभी सूक्ष्म जीवों के खिलाफ जो है हमारी जो प्रतिरक्षा है, हमारा शरीर जो है वो लड़ता रहता है। ये किस कारण से लड़ता है? तो हमारे शरीर में क्या पाई जाती है बेटा, इम्यूनिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? इम्यूनिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? इम्यूनिटी पाई जाती है। इतनी बात याद रखना है। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी जो है वो कैसे कार्य करता है, तो दो शब्द याद रखना इम्यूनिटी के लिए। क्या क्या याद रखना? एक तो याद रखना है आपको एंटीजन। क्या याद रखना है? एंटीजन। और एक याद रखना है बेटा एंटीबॉडी। क्या याद रखना है बेटा? एंटीबॉडी याद रखना है। क्या याद रखना? एक तो एंटीजन याद रखना है, एक क्या याद रखना बेटा? एंटीबॉडी याद रखना। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन वह सूक्ष्म जीव है या वह बाह्य पदार्थ है जो हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एंटीजन कहते हैं। और इन सभी एंटीजनों को नष्ट करने के लिए हमारी शरीर क्या बनाती है? एक दवाई बनाती है। उस दवाई का क्या नाम है बेटा? एंटीबॉडी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एंटीबॉडी कहते हैं। इतनी बात याद रखना। अब इम्यूनिटी जो है बेटा वह दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो आप ये कह सकते हो कि जो जन्म से प्राप्त होती है, और एक जो है बेटा, एक जो है वह क्या है, हमें बाहर से या जीवन के अनुभव से क्या होती है, प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा, एंटी जो इम्यूनिटी है उसको भी हम क्या बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। एक तो जन्मजात है, एक उपार्जित है। क्या है बेटा? एक तो जन्मजात है, एक क्या है, उपार्जित। जैसे हम कह सकते हैं, एक उदाहरण ले देता हूं जन्मजात का। जैसे आप ये कह सकते त्वचा। त्वचा भी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा की तरह कार्य करती है। बाहर से कई सारे रोगाणु हैं, जो ये चमड़ी है वो हमारे आंतरिक अंगों को क्या करती है, रोगाणुओं से या फिर उन एंटीजनों से क्या करती है बेटा, हमारी सुरक्षा करती है। तो ये भी हमारी क्या होगी बेटा, इम्यूनिटी हो गई। ये हमारे को जन्मजात से प्राप्त होती है, बाहर से जीवन के अनुभव के साथ बनती है। और एक और जो है कुछ कई सारे ऐसे एंजाइम, जैसे लार के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम है, ये भी क्या है, एंटीबॉडी है। ये भी हमारी इम्यूनिटी है। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये भी हमारे को ऐसे तो है नहीं कि जो है जीवन के अनुभव साथ मिला है, नहीं, ये बचपन से हमारे लार में मौजूद है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे को जन्मजात। कुछ ऐसी चीजें होती है जो बेटा है ना, जीवन के अनुभव के साथ हम ग्रहण करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश किया, तो हमारे शरीर जो क्या है, रोग प्रवेश करने के बाद जो है हमारे शरीर ने उसके खिलाफ क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई। क्या बनाई? एंटीबॉडी बनाई। फिर वापस वो वापस आया, तो वापस दोबारा से क्या किया बेटा, वापस हमारे शरीर में उसके खिलाफ क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई। या फिर हमने खुद शरीर को प्रेरित किया, जैसे टीकाकरण के माध्यम से। टीके के अंदर हम निष्क्रिय पदार्थ या जो है आप ये कह सकते हो कि कुछ सूक्ष्म जीव जो निष्क्रिय हो या कमजोर हो, उनको हम हमारे शरीर में प्रवेश करवाते हैं। प्रवेश करवाने के बाद हमारे शरीर क्या करता है, उन्हें नष्ट कर देता है। करने के बाद हमारे शरीर में क्या बन जाते हैं, कि एक एंटीबॉडी बन जाती है। अब कभी कभार जब वो प्रभावशाली जो अवस्था में जब वो रोग वापस प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर में बनी एंटीबॉडी जो है उन्हें क्या कर देती है बेटा, नष्ट कर देती है। तो ये क्या कहलाएगी, उपार्जित। ये जीवन के अनुभव के साथ हमने क्या किया बेटा, ग्रहण किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है आज इम्यूनिटी को पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले पॉइंट इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी के फादर हैं बेटा, वो कौन है?
फादर ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के फादर, ठीक है। तो इम्यूनिटी के फादर है इविन वॉन बेहरिंग, ठीक है। कौन है बेटा? इविन वॉन बेहरिंग क्या है बेटा? इम्यूनिटी के फादर है, ठीक है। इसका इम्यूनिटी का अध्ययन किसमें करते हैं? इम्यूनोलॉजी में। किसमें करते बेटा? इम्यूनोलॉजी। किसमें करते हैं? इम्यूनोलॉजी। स्टडी यानी अध्ययन कहां करते हैं बेटा? अध्ययन कहां किया जाता है? इम्यूनोलॉजी में। और इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर। क्या है? एडवर्ड जेनर क्या है? इम्यूनिटी के फादर। इतनी बात। इम्यूनिटी क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता। इम्यूनिटी होती क्या है वास्तव में? रोगों से लड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं बेटा? रोगों से लड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने प्रकार की बताई मैंने? 2 प्रकार की बताई। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो है सहज, यहां लिख देता हूं, सहज या आनुवांशिक। क्या है? आनुवांशिक। क्या कह सकते हो आप? सहज इम्यूनिटी या आनुवांशिक। एक है उपार्जित, जित प्रतिरक्षा। क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा। एक है सहज और एक क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा। हम बात करेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। सहज क्या होती है, उपार्जित क्या होती है। सहज प्रतिरक्षा को मैं इस साइड में लिख रहा हूं, अंतर भी आपको पता लग जाएगा। सहज या आनुवांशिक, आनुवांशिक, ठीक है, प्रतिरक्षा। और एक है उपार्जित प्रतिरक्षा। कौन सी है? उपार्जित प्रतिरक्षा। क्लियर है बात? एक है सहज प्रतिरक्षा और एक क्या है बेटा? उपार्जित प्रतिरक्षा। दोनों बात क्लियर हो गई। सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? इसे हम जन्मजात भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जन्मजात, यानी ये जन्म से प्राप्त होती है हमारे। कहां से प्राप्त होती है? जन्म से। जन्म से प्राप्त प्रतिरक्षा है। और एक और बात याद रखना, आनुवांशिक होने के कारण, क्या होने के कारण बेटा? आनुवांशिक होने के कारण, आनुवांशिक होने के कारण यह जन्म से लेकर कहां तक होती है? मृत्यु तक। जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। क्या होती है बेटा? यह। और क्या बातें याद रखनी? यह जो है बेटा, यह अविशिष्ट होती है। क्या होती है बेटा? अविशिष्ट होती है। क्या याद रखोगे? अविशिष्ट होती है और स्मृति नहीं होती। स्मृति नहीं। अविशिष्ट क्यों कहा? कि शुरुआत में जो रोग आया वो हमें नहीं पता कि कैसा क्या है। शुरुआत में जो रोग आए हैं हमें नहीं पता कि कैसा क्या मामला है इसका, तो ये क्या कर लेती है बेटा? रोग जो एंटीबॉडी है वो बना लेती है, विशिष्ट नहीं होती, ठीक है। और स्मृति भी नहीं होती, याददाश्त भी नहीं होती। पहली बार आया क्या याद रखना? कोई चीज अगर पहली बार आ गया, जैसे आप मेरे से पहली बार मिले हो तो मुझे क्या याद रखोगे कौन है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप 1-2 बार मिल चुके या दूसरी बार मिलते तो आप पता लगाओगे कि हाँ यार ये है जो है व्यक्ति हमारे को वहां मिला है, ठीक है। तो ना तो ये स्मृति पर कार्य करती है, ना यह कोई विशिष्ट होती है, विशिष्ट भी नहीं होती। इतनी बातें आपको इसकी याद है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो इसका। क्या एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा? कि कुत्ते के अंदर एक घातक बीमारी है बेटा। कौन सी बेटा? उसका नाम है डिस्टेम्पर। क्या नाम है बेटा? डिस्टेम्पर डिजीज, बीमारी। ये बीमारी बेटा है ना, कुत्ते की एक बड़ी घातक बीमारी है, लेकिन ये मानव में नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके प्रति हमारे शरीर में क्या बनी हुई है? एंटीबॉडी बनी हुई है। समझे बात? ये बात आप याद रखना है।
कि ये जो डिस्टेपर जो है बीमारी, कुत्ते की घातक बीमारी है, इसके प्रति हमारे अंदर क्या है बेटा, एंटीबॉडी जो जन्म जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी कई सारे उदाहरण बताएंगे आपको, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके रोध पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे, रोध या घटक पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो इनके रोध या घटक को जो है मैं यहां समझा देता हूं। रोध या घटक, 4 रोध है इसके। कितने रोध है बेटा, 4 रोध है। एक है शारीरिक रोध, एक है बेटा कार्यकी रोध, कार्यकीय रोध, एक है कोशिकीय रोध। कौन सा है बेटा, कोशिकीय। और एक है, याद रखना है आपको, साइटोकाइन। एक मिनट, क्या याद रखना है बेटा, साइटोकाइन रोध। कितने रोध याद रखने हैं आपको, 4 रोध याद रखने हैं। एक तो शारीरिक रोध है, एक कार्यकिक रोध है, एक कोशिकीय रोध है, एक साइटोकाइनिन रोध है। इतनी बात आपको याद रखनी। कार्यकिक रोध में क्या आने वाला है, कोशिकीय रोध में कौन कौन सी चीजें आने वाली है, या शारीरिक रोध में क्या क्या आने वाला है, या साइटोकाइन रोध में क्या क्या आने वाला है, इसको समझते कि कौन कौन से अंग जो है इसके अंदर शामिल किए। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं शारीरिक रोध कौन कौन से हो सकते हैं। त्वचा और श्लेष्मा। कौन कौन से हो सकते हैं, त्वचा और श्लेष्मा। उपार्जित को बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, त्वचा और श्लेष्मा। कार्यकी के अंदर क्या हो सकता है, कार्यकी के अंदर कार्य करने के आधार पर आप कह सकते हो कि जैसे एक तरीके से, हाँ, आंसू, आंखों से जो आंसू आते हैं उनमें भी एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, और लाइसोजाइम एंजाइम जो है लार में भी देखने को मिलता है। ये रोगाणु को नष्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, कार्यकीय रोध के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आमाशय के अंदर स्थित पीएच, वो भी एक रोगाणु को नष्ट करता है बेटा, नहीं करता, याद रखना। तो क्या क्या याद रखना, आमाशय में स्थित पीएच, आमाशय में स्थित, सॉरी HCl, पीएच क्या मतलब, माइंड में पीएच चल रहा है इसका पीएच जो है वह इसका 1 से 2 होता है। कितना होता है, 1 से 2। इसके अलावा और भी है, आंसू, आंसू व लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम, एक मिनट बेटा, एंजाइम, इसका पीएच कितना है बेटा, 3 से 4 पीएच होता है। पीएच कितना होता है इसका, 3 से 4 पीएच होता है, ये याद रखना है, समझ गए। इसके अलावा कोशिकीय रोध। अब देखो कौन कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा के लिए कार्य करती है, जन्म से हमें प्राप्त होती है। तो याद रखना, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं 11वीं में पढ़ी होगी, 11वीं में देखा होगा आप, मैंने आपको लसिका पढ़ाया था। लसिका से लसिका तंत्र में आगे भी पढ़ेंगे अपन। उसके अंदर हमने लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं पढ़ी होगी। लिम्फोसाइट कोशिकाएं के कई सारे प्रकार पढ़े होंगे। उनमें हमने देखा होगा कि जो है न्यूट्रोफिल कोशिकाएं हैं, मोनोसाइट्स कोशिकाएं हैं, मोनोसाइट्स कोशिकाएं, ठीक है। ये सारी जो है, वो सारी कोशिकाएं जो है बेटा किसके अंदर आती है बेटा, कोशिकीय रोध के अंदर आती है, और ये है हमारे शरीर की सुरक्षा। साइटोकाइन रोध, ये क्या है, तो विषाणु जो कोशिकाएं होती हैं, यानी किसी ने, आप मान लीजिए
ये हमारी जो संक्रमित कोशिकाएं उनमें एक पावर होती है बेटा। क्या पावर होती है? जैसे मान लीजिए कोई विषाणु जो है उसने या वायरस जो है उसने हमारे कोशिका पर अटैक किया, तो हमारी कोशिका पर अटैक करने के बाद हमारी कोशिका क्या है जो संक्रमित हो जाती है, जो कोशिकाएं, वो कोशिकाएं क्या करती है, दूसरी कोशिकाओं को एक हार्मोन के माध्यम से या आप ये कह सकते रसायन के माध्यम से जो है उसको सूचना देती है। क्या सूचना देती है? कि भाई कोई जीवाणु आ चुका है और वो संक्रमण फैला रहा है। तो इसके लिए वो क्या करती है, इंटरफेरॉन नामक जो है एक रसायन है, वो क्या करती है बेटा, स्रावित करती है। तो ये आपको ये याद रखना, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन आप कह सकते हो, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करती है कि सामने वाली कोशिका को बता देती है कि भाई या जो कोई बाह्य पदार्थ है वो आ चुका है और हमारे अंदर क्या फैला रहा है, रोग फैला रहा है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन प्रोटीन, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी। ये सारा का सारा जो है हमने पढ़ा सहज प्रतिरक्षा का। सहज प्रतिरक्षा दोबारा समझ लेना, जन्मजात होती है यानी जन्म से प्राप्त होगी, आनुवांशिक होने के कारण जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है, अविशिष्ट होती है, कोई विशिष्ट नहीं है। यानी कोई रोग आ जाए तो हमें पता नहीं है कि इसके लिए ये दवा बनानी है, तो कोई विशिष्ट नहीं है। स्मृति नहीं है, स्मृति पर कोई ये स्मृति पर कार्य नहीं करते, क्योंकि स्मृति पर कार्य तब करेगी जब हमारे को पता हो कि भाई ये पहले से हमारे से मिला हो, ये पहली बार आने पर कार्य कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको देख दिया है कि भाई कुत्ते की एक बीमारी आई है, इसके कुछ रोध या घटक है, यानी सहज प्रतिरक्षा को बनाने वाले कुछ घटक है। कितने घटक दे रखे? 4 घटक होते हैं। एक तो सारी के रोध होते हैं, त्वचा और श्लेष्मा। कारी के रोध होते हैं जैसे आमाशय में स्थित HCl, आंसू और लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम। कोशी के रोध होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, मोनोसाइट्स कोशिकाएं हो गई, ठीक है। ये सारी के सारी क्या कहलाते हैं? कोशी के रोध कहलाती है। इसके अलावा जो है साइटोकाइन रोध होते हैं। साइटोकाइन रोध यानी हमारी जब कोई विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारी कोशिका संक्रमित करता है, तो हमारी कोशिका दूसरी कोशिकाओं को क्या कर देती है, बताती है बेटा किसी ना किसी के माध्यम से। तो एक रसायन या एक प्रोटीन क्या करती है, वो स्रावित करती है। उस प्रोटीन या उस रसायन के माध्यम से क्या है, हमारी अगली जो स्वस्थ कोशिकाएं उन्हें पता लगता है कि भाई कोई बाह्य जो पदार्थ है या एंटीजन है हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है और हमारे अंदर संक्रमण फैला रहा है। तो वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है बेटा, ताकि इससे इन विषाणुओं से क्या कर सके, लड़ सके। तो इसके लिए वो क्या करती है, एक प्रोटीन स्रावित करती है। वो प्रोटीन का नाम क्या है, इंटरफेरॉन। क्या नाम है बेटा, इंटरफेरॉन। इतनी बात आपको याद रखनी है, समझ गए बात को। अब हम बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, ठीक है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में भी हम जान लेते हैं कि उपार्जित। अब देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे उपार्जित के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, उपार्जित के बारे में। उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, ध्यान से समझना। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है बेटा, यह क्या होती है बेटा, जीवन के अनुभव के साथ की जाती है बेटा, ग्रहण की जाती है। क्या की जाती है, याद रखना है, ये जीवन के अनुभव के साथ क्या होती है बेटा, ग्रहण की जाती है। तो एक पहली बात तो जीवन के अनुभव के साथ, जीवन के अनुभव के साथ, जीवन के अनुभव के साथ उत्पन्न होती है, उत्पन्न। ठीक है। दूसरी, इसका अभिलक्षण क्या है, इसका अभिलक्षण क्या है, तो क्या याद रखोगे अभिलक्षण, अभिलक्षण यह स्मृति पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है बेटा, स्मृति पर कार्य करती है, पर कार्य। अब जैसा मैंने क्या कहा कि उपार्जित लक्षण जो है जीवन के अनुभव के साथ क्या होती है, बनती रहती है, ठीक है। एक बार रोग आया, उसको याद रख लिया कि भाई इस प्रकार का रोग हमारे शरीर में प्रवेश किया था, ठीक है। और इसके बाद जो है अब जब दोबारा से आएगा तब क्या होगा बेटा, उसको
जबरदस्त तैयार रहेगी कोशिकाएं कि भाई अब आने वाला है, आते ही धमाधम उड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है स्मृति पर कार्य करती है, क्योंकि याद रखना जरूरी है। याद नहीं रखोगे तो मान लीजिए कोई आया, ठीक है, आके चला गया, हमने उसको मारा, फिर दोबारा आ गया, फिर दोबारा हमारे को मारेगा, फिर हमें याद आएगा कि यार नहीं, ये पहले भी आया था और इसने ऐसे मारा था हमारे को। ठीक है, तो याद रखना ये किस पर कार्य करती है, स्मृति पर कार्य करती है। इतनी बात क्लियर है। और क्या याद रखोगे, यह एंटीजन के संपर्क में आने के बाद उत्पन्न होती है। याद रहना है बेटा, पहले से मौजूद नहीं रहती, ये सिंपल सी बात है। सहज प्रतिरक्षा पहले से ही मौजूद रहती है हमारे शरीर में, यानी जब हमारा निर्माण हो जाएगा, हाँ हम बन जाएंगे पूरी तरीके से, तब हमारे शरीर में उनके हमारे शरीर के अंगों के साथ वो बन जाती है हमारी प्रतिरक्षा। लेकिन क्या है, यह ऐसे नहीं बनती। ये कैसे बनती है कि यह जैसे जैसे एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करते जाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग बनती है। तो यह क्या है, एंटीजन के संपर्क में आने के बाद ही क्या बनती है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा है वो तैयार होती है। इस आधार पर इसको दो भागों में बांटेंगे हम आगे, कि जो प्राइमरी रेस्पॉन्स के बारे, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, यानी जो प्रथम बार जब कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तब क्या मामला होगा, तब ये किस प्रकार से रेस्पॉन्स करेगी, और जब सेकेंड बार जब वापस वो रोग आएगा तब क्या रेस्पॉन्स रहेगा इसका, वो दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एंटीजन के संपर्क में आने पर उत्पन्न होती है, याद रखना। ये है एंटीजन के संपर्क में आने पर उत्पन्न होती है। इतनी बात याद रखें। और क्या याद बात करें, ये क्या होती है बेटा, विशिष्ट होती। क्या होती है बेटा, विशिष्ट होती है। विशिष्ट क्यों होती है, जो एंटीजन आएगा उसी के अनुसार क्या बनाएगी बेटा, एंजाइम बनाएगी। जो एंटीजन आया, मान लीजिए कोई एंटीजन आया, वायरस आया, जैसे मान लीजिए नाक हमें जुकाम होती है, कॉमन कोल्ड के बारे में बताया, राइनो वायरस, जैसे हमारे शरीर में राइनो वायरस आया, ठीक है, तो इसके लिए अलग से एंटीजन बनेगी। टिटनेस हुआ तो उसके लिए अलग से एंटीबॉडी बनेगी। कोई रोग प्रवेश करता तो उसके लिए अलग से एंटीबॉडी होती है। क्या क्या होती है बेटा, एंटीजन के लिए विशिष्ट होती है। जैसे जैसे जो जिस प्रकार का एंटीजन होगा उसी प्रकार की क्या बनाएगी ये एंटीबॉडी होती है, तो ये विशिष्ट होती है। जबकि लाइसोजाइम है हर प्रकार के रोगाणु को नष्ट करता है। तो टुचुमुचे जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनको मारता है, या भोजन में हमारे शरीर में मिल जाते हैं उनको मारता ही है। एचसीएल कई सारे रोग जो है आप ये कह सकते हो हमारे भोजन में मिल जाते हैं, तो हमारे आमाशय में चले जाते हैं, तो आमाशय में वो एचसीएल जो है उन्हें बढ़िया शानदार तरीके से मजेदार तरीके से पीस कर घोड़ देता है अपने अंदर। ठीक है, तो उन्हें नष्ट करने का काम करता है। तो यह विशिष्ट नहीं होते, ये हर प्रकार के लिए होती है। ठीक है, लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा ये क्या होते हैं, विशिष्ट। ठीक है, और स्मृति पर कार्य करती है, आपको जिसे मैंने बता दिया क्या होता है, स्मृति पर कार्य करती है। ठीक है, इतना याद रखना है, स्मृति पर कार्य करती है। अब ये क्रियाशीलता के आधार पर दो प्रकार का, कैसे देखते हैं। ठीक है, क्या है बेटा, इम्यून रेस्पॉन्स और एक है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, यानी प्राथमिक 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 प्रतिरक्षा अनुक्रिया हिंदी में क्या कहते हैं इसे, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। इसे क्या कहते हैं बेटा, द्वितीयक द्वितीयक
प्रतिरक्षा अनुक्रिया। इतनी बात क्लियर, ठीक है। जैसे नाम से पता लग रहा होगा, प्राथमिक यानी जब कोई जीव या कोई एंटीजन हमारे शरीर में पहली बार प्रवेश करता है, उस समय जो हमारे उपार्जित प्रतिरक्षा जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो रेस्पॉन्स देती है उसे, ठीक है। जिस तरीके से व्यवहार बनाते हैं कि भाई क्या हाल चाल है तुम्हारा, ठीक है, क्या लेने आए हो आप, है ना। तो जो व्यवहार बनाएगी, जो रेस्पॉन्स करेगी उसके प्रति, जैसे वो अंदर आता है कैसा रिएक्ट करते, वो अपने साथ अच्छा तो हम अच्छा, और वो बुरे तो धमाधम, है ना। तो वही क्रिया यहाँ चलेगी बेटा। क्या चलेगी बेटा कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जो है वह है किसी भी एंटीजन के पहली बार प्रवेश करने पर उत्पन्न होती है, ठीक है, वो संपर्क, ठीक है। तो प्रतिजन का पहली बार संपर्क में आने पर, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है, अब देखो बेटा, पहली बार कोई रोग आया या कोई व्यक्ति आया है हमसे मिलने, पहली बार आया, क्या जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में, क्या जान लोगे आप कि वो हमारे साथ क्या करना चाह रहा है, वो आदमी अच्छा है या बुरा है, क्या पता लगेगा, कुछ पता नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, पहली बार आएगा, ठीक। धीरे धीरे उसे जानोगे, पहचानोगे, उसके थोड़ी देर बैठोगे उसके साथ, है ना, फिर उसके बाद तो विचारों से हमें धीरे धीरे पता लगेगा। तो काफी धीमी प्रक्रिया है, सिंपल शब्दों में, यानी उसको जानने के लिए टाइम लगेगा ना, तो यानी यह प्रक्रिया क्या होती है बेटा, काफी धीमी होती है। क्या होती है, काफी धीमी होती है, ठीक है, याद रखना, धीमा होता है ये प्रक्रम और कम प्रभावी होती है, कम प्रभावी समझ गए बात को कि भाई नया ही है, उसको जानने से पहले वो टपका गया हमारे को, समझना बात को, जानने से पहले अगर वो हमारे को निपटा गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है ना। तो यह कम प्रभावशाली, जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये जो पहली बार जो रेस्पॉन्स करती है किसी के प्रति, तो ये क्या होते हैं, थोड़े कम प्रभावशाली होते हैं। आप सिंपल सी बात है, एक तरीके से नॉर्मल उदाहरण से समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई किडनैपर हमें किडनैप करने आया है, तो हमसे अच्छा व्यवहार ही तो बनाएगा, ठीक है। वो आया हमसे बातचीत करेगा तो हम उसे पहचानेंगे, उससे पहले भी ये हो सकता है, उससे पहले हमें ले गया हो, या फिर हम पहचान ले तो हम इतना कार्य भाई पहचान भी ले तो हम उससे बचने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, बचने का प्रयास, एकदम से थोड़े कूद देंगे ये लेगी नहीं, उससे क्या करेंगे, बचने का प्रयास करें, तो कम प्रभावशाली। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा कि जब दोबारा कोई एंटीजन प्रवेश करता है, यही एंटीजन मान लीजिए जब दोबारा प्रवेश करता है, दोबारा प्रवेश करने जब दोबारा कोई प्रवेश करता है, मान लीजिए कोई आ गया, उसको पहले भी हमने देखा बेकार आदमी, तो फिर हम क्या करेंगे, तैयार, तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ को धमाच, है ना। तो ये क्या है, तेज प्रक्रिया है, तेज है और प्रभावशाली भी है, क्योंकि तैयार रहते हैं। प्रभावशाली भी, तैयार रहते नहीं रहते बेटा, तैयार रहते हैं। तो इतनी बात आप याद रखना। क्या याद रखोगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा जो है हमारी, इधर जो इम्यूनिटी है ये वाली, यह दो प्रकार के रेस्पॉन्स करती है या अनुक्रिया दर्शाती है। कौन कौन सी अनुक्रिया, एक तो प्राइमरी है और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, जब कोई भी एंटीजन पहली बार प्रवेश करता है तो हमारा शरीर किस प्रकार से या हमारी जो इम्यूनिटी है वो किस प्रकार से अनुक्रिया करेगी, उसे हम प्राइमरी कहते हैं।
ठीक है, धीमी है, कम प्रभावशाली। जबकि लेकिन यदि अगर दोबारा से कोई प्रवेश कर गया, जब दोबारा से वही रोग अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उस टाइम पे हमारी प्रतिरक्षा जो है किस प्रकार से करते है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा किस प्रकार से अनुक्रिया करती है, उसके बारे में हमने जाना कि बड़ी तेज अनुक्रिया है और बड़ी प्रभावशाली अनुक्रिया है। समझे बात को? इतनी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में कि ये भी कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो याद रखना, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर है? हाँ, इसको ये दोबारा संपर्क में आने से पहले तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसका एक नाम और लिख लो आप, एना नेस्ट। यानी आप ये कह सकते हो, यानी आप ये कह सकते हो इसको, एनामेस्टिक का मतलब हो गया कि जब दोबारा से कोई प्रवेश करता है तो उस समय जो हमारी प्रतिरक्षा प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी लीजिए, इसको एक और ऐड कर लो। बाकी हम जो है इसके प्रकार पढ़ते हैं, वे कितने प्रकार। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार। उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है यानी एक्वाइड जो है, यह इम्यूनिटी 2 प्रकार की है। एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी है और एक सेल मेडिटेड इम्यूनिटी। 2 प्रकार की इम्यूनिटी, ठीक है। एक तरल प्रतिरक्षा है, एक कोशिकीय माध्यमिक प्रतिरक्षा। इसके अंदर जो कोशिका काम करती है वो कोशिका क्या कहलाती है बेटा, याद रखना, इसके अंदर काम करने वाली कोशिका बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती है। क्या होती है बेटा, बी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं। इसमें कौन सी कोशिकाएं काम करती है, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। और इसमें कौन सी कोशिकाएं काम करती है, टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, साइट्स कोशिकाएं। ठीक है, कौन सी कोशिका कार्य करती है, यहां तो बी लिम्फोसाइट कोशिका कार्य करती है और यहां कौन सी कोशिका, टी लिम्फोसाइट कोशिका। 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। एक है बी लिम्फोसाइट्स और एक क्या है, टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं। बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं का जो परिपक्वन होता है वो कहां होता है बेटा, परिपक्वन, ठीक है, वो कहां होता है, अस्थि मज्जा में। कहां होता है बेटा, अस्थि मज्जा, ठीक है। कहां होता है बेटा, अस्थि मज्जा में होता है। जबकि टी लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन है वो कहां होता है बेटा, थाइमस में। कहां होता है बेटा, थाइमस में होता है। इन दोनों का परिपक्वन समझ के, ये कहां परिपक्व होगी, अस्थि मज्जा में, और ये कहां परिपक्व होगी, थाइमस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमरल या तरल प्रतिरक्षा। ह्यूमरल का मतलब ही होता है इन ब्लड, ब्लड के अंदर। क्या होता है बेटा, इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर। यानी यह जो बी लिम्फोसाइट्स है इनका कार्य क्या है बेटा, एंटीबॉडी बनाने का कार्य। क्या है बेटा, एंटीबॉडी बनाने का कार्य, एंटीबॉडी बनाने का कार्य। काय का कार्य है, एंटीबॉडी बनाने का कार्य। ठीक है, अब ये क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने के बाद क्या करती है, ये अपने एंटीबॉडी को क्या करती है, रक्त के माध्यम से रक्त में प्रवाह कर देती है। रक्त में प्रवाह करने के बाद रक्त के माध्यम से ये है जो है एंटीजन को क्या करती है, एंटीजन तक पहुंचाती है और उसे क्या कर देती है बेटा, नष्ट कर देती है। क्या कर देती है बेटा, नष्ट कर। इतनी बात याद रखना है कि बी लिम्फोसाइट का कार्य है एंटीबॉडी बनाने का। ये अपनी एंटीबॉडी को रक्त में, किसमें, रक्त के में प्रवेश करवाकर एंटीजन तक पहुंचाते हैं और एंटीजन को क्या कर देते हैं बेटा, नष्ट। इतनी बात आप याद रखना है। इसमें कई सारी एंटीबॉडीज आ सकती हैं,
एग्जाम्पल के तौर पे आईजीए, सबसे पहले बात करेंगे आईजीजी, आईजीए, आईजीएच, आईजी ई, आईजीडी, आईजीडी। ये सारी के सारी एंटीबॉडी जो है वो किसके अंतर्गत आती है? यह तरल प्रतिरक्षा के अंदर। ये कौन बनाता है बेटा? ये टी लिम्फोसाइट्स बनाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इनके बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल तो नहीं दे रखा, लेकिन बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। यह सबसे छोटी एंटीजन है, ठीक है, सबसे छोटी एंटीबॉडी है, और अपरा के माध्यम से किसमें प्रवेश करती है? भ्रूण में प्रवेश करती है। ठीक है, ये है आईजीए। ये याद रखना, मां के दूध के अंदर कोलेस्ट्रॉल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और आईजीई प्रोटीन जो है ये किसमें कार्य करती है बेटा? एलर्जी में कार्य करती है। किसमें कार्य करती है? एलर्जी। एलर्जी क्या होती है आगे पढ़ेंगे अपन, किस प्रकार से होती है और कैसे ये कार्य करती है। ठीक है, तो यह है एलर्जी में कार्य। ये 2-3 बातें आपको याद रखना, और कोई बात याद नहीं। अब बात आ जाती है टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। टोटल लिम्फोसाइट कोशिकाओं का ये कितना परसेंट है बेटा? 70% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 70%। टोटल लिम्फोसाइट्स हैं उनकी 70% तो क्या होती है बेटा? टी लिम्फोसाइट्स कोशिका। ये कई प्रकार के होते हैं, एसटी लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है, इसके बाद सी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती है ना, एच लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती है, ठीक है। ये कई सारी ऐसी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है जो मिलकर क्या करती है बेटा? आप ये कह सकते हो इस प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती है। ठीक है, ये कई सारी कोशिकाएं मिलकर। अब बेटा ये कार्य कैसे करती है? ये एंटीजन के संपर्क में आने पर सक्रिय होती है। क्या होती है बेटा? किसी भी एंटीजन के संपर्क में आने पर जो है ये क्या हो जाती है बेटा? सक्रिय हो जाती है। एंटीजन के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है बेटा? सक्रिय हो जाती है। अब देखो बेटा, समझना ये कार्य कैसे करती है। ये क्या करती है बेटा कि जैसे ही एंटीजन के संपर्क में आती है तो इसकी जो कोशिकाएं हैं, विशिष्ट जो स्थान है, वो क्या हो जाते हैं बेटा? सक्रिय हो जाते हैं। विशिष्ट स्थान को हम सहायक कोशिकाएं क्या कहते हैं? टी सहायक कोशिकाएं कहते हैं। उन स्थानों को क्या कहते हैं? जो सक्रिय हो जाते हैं उन स्थानों को हम क्या कहते हैं बेटा? टी सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये टी सहायक कोशिकाएं जो हैं वह क्या करती है बेटा? आप यह जो है टी साइटोसिन कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, टी सहायक कोशिकाएं जो होती है बेटा, ये टी सहायक कोशिकाएं साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं जो हैं उन कोशिकाओं को क्या करती है बेटा? आप ये कह सकते हो कि निर्देश देती है या उन्हें एक्टिव कर देती है, जिसके कारण वो क्या करती है बेटा? वह एक आप ये कैसे एक प्रोटीन क्या करती है बेटा? स्रावित करती है, एक रसायन स्रावित करती है जिसे कहते हैं परफोरिन। क्या कहते हैं बेटा? परफोरिन। ठीक है, इस परफोरिन नामक रसायन को क्या करती है बेटा? स्रावित करती है। अब ये परफोरिन नामक रसायन जो है उस एंटीजन के अंदर प्रवेश करके और उसके अंदर क्या कर देता है बेटा? छेद कर देता। क्या कर देता है? छेद कर देता। अब उसके अंदर छेद करने से क्या होगा? जो कोशिका का जो ध्रुव है उस एंटीजन के अंदर, कोशिका ध्रुव जो है वो उस एंटीजन के अंदर क्या कर जाता है बेटा? प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश करने के बाद क्या हो जाता है बेटा? वह फूल जाती है। वो एंटीजन की जो कोशिका भित्ति है वो क्या हो जाती है बेटा? फूल जाती है। फूलने के बाद क्या हो जाती है? फट जाती है। इस प्रकार से वो क्या हो जाता है बेटा? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं बेटा? ये टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो है वो कार्य करती है। समझिए बात को, तो इसको लिख लेते हैं। ये कैसे कार्य करती है? एंटीजन के संपर्क में आने पर, एक मिनट इसको लिख ही लेते हैं, एक मिनट। ये है एंटीजन के संपर्क में आने पर सक्रिय होती है। ठीक है, आगे याद रखना कौन सी कोशिकाएं सक्रिय होती है। तो याद रखना सक्रिय कोशिकाओं को, सक्रिय
कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं बेटा? टी सहायक कोशिका। ये टी सहायक कोशिका जो है वो किसे एक्टिव करती है बेटा? टी साइटो टॉक्सिक सेल्स को क्या करती है बेटा? एक्टिव कर देती है, एक्टिव कर देती है, जिसके कारण ये क्या करता है? एक परफोरिन नामक एक रसायन स्रावित करता है, जिससे एंटीजन के अंदर, एंटीजन में क्या हो जाता है? छिद्र हो जाते हैं और ध्रुवे, कोशिका ध्रुवे जो है वो क्या हो जाता है बेटा? ध्रुवे प्रवेश कर जाता है। इस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाते हैं। एंटीजन जो है, एंटीजन फूलकर क्या हो जाता है बेटा? फट जाता है, फूलकर फट जाता है। ठीक है, और क्या हो जाती है बेटा? एंटीजन नष्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गया है बेटा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। सहज प्रतिरक्षा तंत्र भी हमने पढ़ लिया, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र भी हमने क्लियर कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई, सारे जान गए होंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये किस प्रकार से कार्य करता है कि यह एंटीजन के संपर्क में आने पर क्या होता है बेटा? इसके कुछ विशिष्ट स्थान होता है, सक्रिय स्थान, यानी ये सक्रिय कोशिकाओं का नाम जो दिया गया है, इस स्थान को नाम दिया गया टी सहायक कोशिका। ये टी सहायक कोशिका साइटोटॉक्सिन सेल्स जो होती है उनको क्या करती है बेटा? एक्टिव कर देती है, और जिससे ये क्या करता है बेटा? एक हार्मोन परफोरिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, और ये जो हार्मोन स्रावित होते हैं ये क्या करता है बेटा? एंटीजन के अंदर छिद्र उत्पन्न करता है, जिससे कोशिका ध्रुव इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और एंटीजन की जो कोशिका है वो फूल कर क्या हो जाती है बेटा? फट जाती है और नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से जो टी सहायक कोशिका जो है वह एंटीजन पर कार्य करती है। क्लियर हो गया? इतनी बात आप सब समझ गए। अब यहां जो है दो प्रकार की और भी कोशिकाएं, एक है बेटा सक्रिय कोशिका, एक क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कोशिका। ठीक है, हम दो प्रकार के तंत्र के बारे में और बात करेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। एक तो है सक्रिय और एक क्या है बेटा? निष्क्रिय के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या है। अब हम बात करेंगे, एक तो बात करेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा की, सक्रिय प्रतिरक्षा की। ये भी उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार है बेटा, याद रखना। क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा के ही प्रकार होते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा और एक है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, ठीक है। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? जब रोग जो है शरीर में आ जाता है, क्या कह रहा हूं? जब रोग शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उस समय जो पहली बार जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा कार्य करेगी उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सक्रिय प्रतिरक्षा। यह रोग के शरीर में पहली बार प्रवेश करने पर उत्पन्न होती है। साथ में याद रखना है, यह रोग के शरीर में प्रवेश होने के बाद बनती है। शरीर में प्रवेश होने के बाद बनती ठीक है। क्रिया धीमी है, क्रिया है बेटा धीमी है, ये भी याद रखना, लेकिन लंबे समय तक रहती है, लंबे समय तक रहती।
ठीक है, क्रिया क्या है, धीमी है परंतु क्या है बेटा, लंबे समय तक बनी। जैसे अब देखो बेटा, बात इतनी सी है, जब हमारे शरीर में रोग आ जाएगा, ठीक है, या हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा, तब क्या करती है ये क्रिया करती है, ठीक है। और धीमी प्रक्रिया लेकिन लंबे समय तक बने, क्योंकि हमारे शरीर ने बनाई है ये, इसलिए क्या है बेटा, लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो, जैसे वैक्सीन, इसका उदाहरण क्या दे सकते हो, वैक्सीन दे सकते हो, ठीक है। अब इधर बात करते हैं इसके अंदर, तो यह क्या होगी बेटा, कि ये सूक्ष्म जीवों में बनती है, फिर उसमें से हम निकालते हैं, फिर हमारे अंदर प्रवेश हम करवाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों में बनी एंटीबॉडीज बाहर से ग्रहण की जाती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को क्या किया जाता है, बाहर से ग्रहण किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों में बनी एंटीबॉडी को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अब ये हमारे शरीर में नहीं बनाई है, तो हमारे शरीर में नहीं बनाई है, तुरंत क्या करेगी बेटा, कार्य करेगी, है ना, तेज गति से कार्य करेगी, क्योंकि बनी बनाई मिलकर हमने बनाई है। एक तो देखो बेटा, एक तो समझना कि भाई कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ घर में खाना बनाया, ठीक है, तो खाना बनाया, एक तो वो खाना आपने बनाया, ठीक है, तो बनाया उसमें टाइम लगेगा, और एक जो है आपने मार्केट से रेडीमेड मंगवा लिया, तो वो सीधा सीधा बनाया उसको सीधा खाना ही है। यानी अब दवाई बनी बनाई दे रहे हैं, सीधी उस एंटीजन पर कार्य करेगी, यहां तो पहले बनाएंगे फिर कार्य करेगी। तो ये धीमी प्रक्रिया, ये क्या है, बड़ी तेज प्रक्रिया, लेकिन चिर स्थायी नहीं होती बेटा, चिर स्थायी नहीं होती, यानी लंबे समय तक नहीं बनी रहती, क्योंकि हमारे शरीर ने नहीं बनाई है, बाहर से लिया है, कर दिया। अब देखो बेटा, जैसे हम बना रहे हैं, यानी हमको आता है, कभी तो बना रहे हैं, तो हम कभी भी बना के खा सकते हैं, ठीक है। अरे हम रेडीमेड मंगा रहे हैं, यानी हमारे को बनाना नहीं आ रहा, तो हम रेडीमेड मंगवाए जा रहे हैं, तो जब चिरस्थायी थोड़ी होगी, चिरस्थायी नहीं, लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी। तो ये क्या नहीं रहती बेटा, लंबे समय तक नहीं बनी रहती। इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है शरीर, क्या हो सकता है, दुष्प्रभाव, क्या हो सकता है बेटा, दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है, ये याद रखना है आपको। एक मिनट, दुष्प्रभाव भी देखने को, दुष्प्रभाव भी क्या होगा, देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि बाहर का खाना है ना, अरे बाहर का खाना है, तो सिंपल सी बात है, दुष्प्रभाव होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देख लो आप, एग्जाम्पल के तौर पे, अब देखो, हाँ इसके एग्जाम्पल ऐसे मत देखो, इसको दो प्रकार से बांटते हैं, एक तो कृत्रिम और एक हम बांटते हैं बेटा प्राकृतिक। एक तो क्या बांटते हैं, कृत्रिम रूप से, और एक प्राकृतिक रूप से बांटने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे यहां बात करते हैं कृत्रिम की, कृत्रिम रूप की, तो कृत्रिम रूप से आप क्या कर सकते हो, जैसे रेबीज, ठीक है, या फिर जो है साल्मोनेला, या फिर कोई सर्प के काटने से, सर्प के काटने से जो एंटी सीरम देते हैं, जो एंटी सीरम दी जाती है, ये क्या कहलाए, कृत्रिम हमारी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और एक प्राकृतिक रूप से भी मिलती है, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से आईजीए प्रोटीन, आईजीए प्रोटीन ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में पाई जाती है। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है बेटा इम्यूनिटी, लमसम हमने क्लियर कर लिया, इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे शरीर में
इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर में कार्य करती है और कितने प्रकार है क्या नहीं मामला, कौन कौन से अंग है जो इम्यूनिटी के अंदर कार्य करते हैं, कौन कौन से ऐसी कोशिकाएं जो इम्यूनिटी के अंदर कार्य करती है, कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स है या एंजाइम्स है या कुछ रसायन है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक और हमारे शरीर में दे रखी है, हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा है एंटीबॉडी की संरचना दे रखी बेटा, एंटीबॉडी की संरचना, प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रतिरक्षी क्या होता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी की क्या है संरचना के बारे में बात करेंगे। एंटीबॉडी की संरचना जो होती है वो H2L2 संरचनाएं होती है। कैसी संरचना होती है बेटा, H2 या L2, और जो इसकी आकृति है, आकृति वो Y आकार की आकृति है। कैसी आकृति बेटा, Y आकार की इसकी आकृति। एंटीबॉडी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, Y आकार की होती है। अब देखो बेटा, एंटीबॉडी के अंदर कितनी श्रृंखलाएं होती है, तो एंटीबॉडी के अंदर जो है ना बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बेटा, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। कितनी श्रृंखलाएं, 4 पॉलीपेप्टाइड आपको दिखाई दे रहे, 1 2 ठीक है 3 4। 4 पॉलीपेप्टाइड में से 2 तो क्या होती है बेटा, हेवी होती है, और 2 क्या होती है बेटा, लाइट होती है, इसीलिए इसे H2L2 के रूप में जाना गया। लाइट जो चेन है ये आपको दिखाई दे रही है, लाइट है, और ये आपको दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, हेवी चेन दिखाई दे रही है। लाइट चेन के अंदर अमीनो अम्ल कितने होते हैं बेटा, 220 अमीनो अम्ल होते हैं, जबकि लाइट हेवी चेन के अंदर 440 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये लाइट है और ये क्या है, हेवी, ध्यान रखना। ठीक है, अब लाइट और ये चेन जो है, ये जो आपको जो ये चारों श्रृंखलाएं मिलकर बनी हुई है, ये चारों श्रृंखलाएं जो है वो कौन से बंध से जुड़ी हुई है बेटा, डाइसल्फाइड बंधों से। कौन से बंधों से बेटा, डाइसल्फाइड बंध। डाइसल्फाइड बंध जो है, आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ी होगी आपने, तो बायोटेक्नोलॉजी में एक और हार्मोन है, वो है किसका बना, उसमें भी क्या पाया जाता है, डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। कौन सा है बेटा, कौन सा है बेटा, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा है बेटा, इंसुलिन। ठीक है, जिससे फिर हमने जो है कृत्रिम इंसुलिन बनाया, मानव निर्मित होमुलिन जिसे आपने कहा। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, डाइसल्फाइड बंध। तो इनके अंदर जो ये सारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है या गुथी होती है, कौन से बंध द्वारा गुथी होती है बेटा, डाइसल्फाइड बंधों द्वारा गुथी होती है। ठीक है, अब इसमें 2 भाग है, एक तो है कांस्टेंट भाग, एक क्या है, वेरिएबल भाग। ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले जो भाग आपको अलग से दिखाई दे रहे, इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल भाग, परिवर्तनशील भाग। कैसे भाग है, परिवर्तनशील भाग। ये किस हिसाब से बनेंगे बेटा, जिस हिसाब की हमारी एंटीजन हो, जिस हिसाब के हमारे एंटीजन होंगे उसी हिसाब की हमारी क्या होगी बेटा, एंटीबॉडी होगी। मान लीजिए एंटीजन की आकृति इस प्रकार की है, कैसी है बेटा, इस प्रकार की एंटीजन की, सॉरी एक मिनट रुकना, नीचे बना। ठीक है, मान लीजिए कि एंटीजन की जो आकृति है वो किसी ऐसी है, तो ये है, ये जो ये वेरिएबल भाग है वो कैसा बन जाएगा, इस प्रकार का ऐसा बन जाए, ताकि इसमें क्या हो सके, फिट हो सके। ये क्या कहलाते हैं, ये जो एरिया जो कहलाता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है खुदरा वाला भाग, इन्हें कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग सीट कहते हैं। यानी वह स्थान जहां एंटीजन आकर जुड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग सीट। यानी एंटीजन यहीं आकर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ठीक है, अब एक और भाग है कांस्टेंट, ये हमेशा स्थिर बना रहता है। तो पूछा जा सकता है कि एंटीजन का कौन सा भाग है, क्या पूछा जा सकता है, एंटीजन का कौन सा भाग है जो एंटीबॉडी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एंटीबॉडी का कौन सा भाग है जो एंटीजन से क्रिया करता है। तो याद रखना है कि लाइट, हेवी और लाइट दोनों का वेरिएबल भाग जो है, यानी परिवर्तनशील भाग जो है, वह क्या करता है बेटा, इस क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, ये हमारी इसकी संरचना है बेटा,
प्रतिरक्षी की संरचना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारा जो सारा का सारा ये है इम्यूनिटी जो है वो हमने क्लियर कर दिया है। लसिका तंत्र को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लसिका तंत्र, ठीक है, उसके प्राथमिक और द्वितीय तंत्रों के बारे में सारी जानकारी हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे। आज क्योंकि काफी लंबी क्लास हो जाएगी तो हम यही इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। हाँ, जाने से पहले एक और बात जो मैं हमेशा आपको कहता हूं बेटा, कि हम अगर हमारी क्लासें आपको पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेटा, है ना। वीडियो जो शेयर नहीं कर रहे हो आप, तो ध्यान रहे कि वीडियो आप क्या करें बेटा, पूरी वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा इसे क्या करें, शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।